नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इन जानकारियों की दुनिया में, जहां हम प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, जिससे आपको कुछ नई जानकारियों को से रूबरू करा पाएं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे अपना पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाई और बहनों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की। मैं हूं आपके साथ रजनी राय। तो आइए नजर डालते हैं आज के कृषि मुख्य समाचारों पे। अरहर की उन्नत खेती से होगा लाभ, नेनुआ की फसल को रोगों के प्रकोप से बचाएं, एवं किसानों के लिए बेहद फायदेमंद रोटावेटर मशीन। अरहर खरीफ मौसम की प्रमुख दलहनी फसल है। जहां तक अरहर की उन्नत किस्मों की बात है, इसकी उन्नत खेती और अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है। बहुफसलीय उत्पादन पद्धति में और हल्की ढलान वाली असिंचित भूमि में जल्दी पकने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। बीज के चुनाव के बाद बुआई से पहले बीजोपचार बेहद जरूरी है, इससे फसल रोग मुक्त रहती है। तो सर्वप्रथम हमको जो बीज चुनना है, तो बहुत सारे प्रभेद हैं। जैसे कि कम दिनों की अगर प्रभेद की बात करें तो IPA 203, अगर 8 से 9 महीने के प्रभेद की बात करें तो उसमें नरेंद्र अरहर 1, बहार, LRG 41 और भी बहुत सारे प्रभेद हैं। सब्जियों का उत्पादन किसानों के लिए हमेशा से फायदेमंद का सौदा रहा है। यदि उसमें थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और बाजार की उपलब्धता हो तो काफी मुनाफा लिया जा सकता है। कद्दू की खेती भी ऐसी ही लाभदायक फसल है। इसमें लागत कम है और मुनाफा अधिक। आइए जानते हैं ऐसे ही कर्मठ किसान छोटू कुमार के विषय में, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और कद्दू की खेती से लाभार्जन कर रहे हैं। कद्दू का खेती किया है, कि बोले है 20-25 हज़ार लागत लगा है, दोगुना मुनाफा होने का तगना संभव है। किसान भाई बहनों, यदि आप गेंदे का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके उन्नत किस्मों का भी प्रयोग करें, जिससे आपको बेहतर फूल मिल पाएंगे और आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ ले पाएंगे। गेंदे की प्रजाति 2 प्रकार की होती है। पहली फ्रेंच प्रजाति, जिसमें बोलेरो रेड हेड, गोल्ड मजैम, बटर, ऑरेंज फ्लेम, सनक्रिस्ट आदि प्रमुख है। जबकि दूसरी अफ्रीकन प्रजाति, इसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, गोल्डन कॉइन, स्टार गोल्ड, गोल्डन एज आदि प्रमुख हैं। फूलों की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। धार्मिक रूप से देखें या उत्सवों को मनाने की बात हो, फूलों के बिना सब अधूरा लगता है। खास तौर पे गेंदा के फूलों की मांग अपेक्षाकृत अधिक समय तक टिकने के कारण ज़्यादा ऐसे ही होती है। ऐसे में निश्चित तौर पर इसकी खेती उत्पादकों के लिए आकर्षण का विषय है। गेंदा की अधिक उपज लेने के लिए परंपरागत किस्मों की जगह केवल सुधरी किस्में ही बोनी चाहिए। गेंदा की कुछ प्रमुख उन्नत किस्मों में से है अफ्रीकन गेंदा। इनके फूल गोलाकार, बहुगुणी पंखुड़ियों वाले तथा पीले व नारंगी रंग का होता है, जैसे पूसा नारंगी, पूसा वसंतु, अफ्रीकन येलो इत्यादि। फ्रांसीसी गेंदा, इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में रेड बोक्रेट, कपिड येलो, बोलेरो, बटन स्कॉच इत्यादि हैं। किसान भाई बहनों, यदि आप नेनुआ का उत्पादन कर रहे हैं तो इसे रोगों के प्रकोप से बचाएं, जैसे एंथ्रेक्नोजॉन। इस बीमारी से पत्तों से फलों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं तथा अधिक नमी वाले मौसम में इन धब्बों पर गोंद जैसा पदार्थ दिखाई देता है। इस रोग से बचने के लिए मैकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा चिट्टा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू, इसमें फफूंद से पत्ते, तनों और पौधे के दूसरे भागों पर फफूंद की सफेद आटे जैसी परत जम जाती है। रोग की रोकथाम के लिए कैरेथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
किसान भाई बहनों, रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली एक मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेतों में बीज की बुआई के समय किया जाता है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने अथवा मिट्टी में अवशेषों का मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी आता है। इसके अलावा धन, लागत, समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बाढ़, जहां जानेंगे हरी सब्जियों की ताज़ा भाव। बैगन 4000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3900 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 5000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 3900 रुपये प्रति क्विंटल और भिंडी 3500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की, नजर डाली आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों पर, और साथ ही साथ आप रूबरू हुए अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां हम बातें करेंगे वर्षा ऋतु में पशुओं की देखभाल के बारे में, क्योंकि इस मौसम में कई तरह के खतरे बढ़ जाते हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छे उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए। दर्शकों नमस्कार। वर्षा ऋतु का सुखद आगमन हो चुका है और इसमें ज़रूरत है कि मानव और पशु स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, अन्यथा यह दुखदायी भी हो सकता है। आज के कार्यक्रम में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पशु स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान दिया जाए। आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में पशु में होने वाले रोग एवं उसके रोकथाम। तो दर्शकों, आज के इस विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो सह प्राध्यापक है बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु में जानवरों पे रोग का प्रकोप ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? बारिश के मौसम में बढ़ते हुए आर्द्रता और नमी के वजह से और अधिक तापमान के उतार चढ़ाव के वजह से जानवरों के शरीर पे इसका कुप्रभाव पड़ता है, जिससे उनके शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो घट जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि इस मौसम में हरे घास की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से किसान भाई अपने पशुओं को भर पेट हरा चारा खिला देते हैं। इस हरे चारे के वजह से उनमें पाचन शक्ति की कमी हो जाती है, जिससे उनमें दस्त भी हो सकता है।
इसके अलावा बढ़ती हुई नमी के वजह से बहुत सारे परजीवियों का जन्म और उनका संख्या बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये परजीवी या तो बाह्य परजीवी होते हैं या अंतः परजीवी होते हैं। दोनों ही तरह के परजीवी जानवरों को बीमार करने में सहायक रोल करते हैं। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो बाड़ा है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसमें पानी जमा हो जाता है। इस पानी जमा वाले जगह पे मच्छर और मक्खी पलते हैं और अगर कोई ग्रसित पशु उस पानी को पीता है तो अपने लार से उस पानी को भी संक्रमित कर देता है, जिसके वजह से जो स्वस्थ पशु है अगर वहाँ पानी पिएंगे तो वो भी ग्रसित हो जाते हैं। इस मौसम में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और अगर बाड़े का जो फर्श है वो अगर सूखा नहीं है, गीला है, तो वहाँ पे इन जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। ये कुछ ऐसी वजहें हैं जिसके वजह से बारिश के मौसम में आप देखते हैं कि जानवरों में अधिक से अधिक रोग देखने को मिलता है। सर, वास्तव में वर्षा ऋतु में पशुओं पर ज़्यादा रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, परंतु हमारे पशुपालक भाई हैं, इनका पहचान कैसे करेंगे? कौन कौन से रोग होते हैं और बचाव किस तरह किया जाए, इस संबंध में जानकारी देंगे। बारिश के मौसम में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कीटाणु हैं, इनके वजह से पशुओं में तरह तरह के रोग देखने को मिलते हैं। प्रमुख बीमारियां जो देखने को मिलती है जानवरों में, उसमें सबसे प्रमुख है खुरपका एवं मुंह पका रोग, जिसे FMD भी कहते हैं। किसान भाई अगर अपने जानवर में ये देखते हैं कि उनके खुरों में दर्द हो रहा है, चलने में परेशानी हो रही है, घाव सा बन गया है, या उनके मुंह के अंदर छाले पड़ गए हैं, दाने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लार आ रही है, बुखार हो रहा है, उनके खाने पीने में परेशानी हो रही है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उनके जानवरों को मुंह पका और खुर पका की बीमारी हो गई है। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि जो जानवर है उनके खुर का धुलाई, जैसे कि लाल दवाइयाँ जिसको पोटासियम परमैंगनेट कहते हैं, उसके घोल से उनको खुरों को धुलाई करनी चाहिए। उनके मुंह के अंदर की भी सफाई करनी चाहिए। फिटकिरी सबसे उत्तम है मुंह के अंदर की सफाई करने के लिए। तो इस तरह से FMD जो रोग है उससे किसान भाई अपने जानवरों का रक्षा कर सकते हैं। खुर पका मुँह पका के बाद जो सबसे प्रमुख बीमारी है उसे हम लोग गला घोटू बीमारी कहते हैं, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और अक्सर ये देखा गया है कि जिस पशु में गला घोटू बीमारी होता है, जैसा कि नाम से लग रहा है, उसके गला में और जबड़े के नीचे सूजन हो जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और उनको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, गले से घड़-घड़ की आवाज़ आती है, पूरा शरीर बुखार की वजह से कांपने लगता है। तुरंत ही अगर इलाज नहीं किया जाए तो ऐसे में पशु मर भी सकते हैं। इसलिए किसान भाई अगर इस तरह का लक्षण अपने जानवरों में देखते हैं तो तुरंत ही चिकित्सीय परामर्श उनको लेना चाहिए। तीसरा जो प्रमुख बीमारी है उसमें लंगड़ा बुखार बहुत ही प्रमुख रोग है। ये ऐसी बीमारी है जो हिस्ट पृष्ठ जानवरों में देखने को मिलता है और उनके जो मसल्स, जो मांसपेशियाँ जो बहुत ही मजबूत होते हैं, जैसे कि कंधे के मांसपेशियाँ हो गए, जांघों के मांसपेशियाँ हो गए, उसमें ये बीमारी देखने को मिलता है। इन मांसपेशियों में सूजन हो जाता है और उनको दर्द होता है चलने में। अगर आप उनको ऐसे दबा के देखते हैं उस जगह पे तो वहाँ से चढ़ की आवाज़ आती है और तेज़ बुखार हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें तुरंत ही आपको नज़दीक के पशु चिकित्सा अस्पताल में जाके चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। सर, अभी बातचीत के दौरान आपने कई बीमारियों का नाम लिया जो कि पशुओं पे आ जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो इनसे बचाव कैसे किया जाएगा, रोकथाम कैसे किया जाए, इस संबंध? इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि बाड़े के अंदर का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखा जाए। तो खिड़की खुली होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन का होना चाहिए उपाय। इसके अलावा अगर छत टपक रहा हो तो उसका मरम्मत कराना चाहिए। दीवारों में अगर दरार है तो उसको सफ़ेदी करके भर देना चाहिए। जो बाड़े हैं उसके फर्श का गीलापन नहीं होने दे, उसको सुखा के रखिए। आसपास में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। जो मल मूत्र पशु के द्वारा निकल रहा है उसका बाहर निकालने को ज़रूरी उपाय करना चाहिए। नाली भरे हुए नहीं होने चाहिए। इस तरह से आप अपने जानवरों को बचा सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि जानवर बीमार हो रहा है तो पशु चिकित्सक का परामर्श ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी ये है कि जानवरों में टीकाकरण होना चाहिए। ये जो प्रमुख बीमारियां मैं कह रहा था आपसे, मुंह पका खुर पका रोग, इसके अलावा जो गला घोटू बीमारी है या जो लंगड़ा बुखार है, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि दवाइयों से ज़्यादा टीकाकरण की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सर, इन सारी तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खरीफ के मौसम में प्याज की खेती बेहद अहम है क्योंकि प्याज की मांग पूरे साल बनी रहती है बाजार में।
खाने का जायका तो ये बढ़ाता ही है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। तो आइए अब लेते हैं जानकारी इस भेंट वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से खरीफ मौसम में प्याज की खेती के बारे में। नमस्कार, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जो कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे आप हर जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है खरीफ प्याज की वैज्ञानिक खेती। अगर हमारे किसान भाई जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, अगर वो प्याज की खेती करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो कम लागत में कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो कैसे इसकी खेती करें, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, हम अपने विशेषज्ञ से बात करके। तो चलिए लेके चलते हैं आपको विशेषज्ञ के पास। आज हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर रतन कुमार। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि खरीफ प्याज की वैज्ञानिक खेती किस तरह से कर सकते हो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको खरीफ प्याज की खेती के बारे में विस्तारपूर्वक बता रहा हूँ। खरीफ प्याज होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्याज में आपको फाइबर, फॉलिक एसिड और विटामिन बी की कुछ मात्राएं पाई जाती हैं और प्याज हमारे जीवन का एक रेसिपी में बहुत ही अभिन्न अंग है। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि रबी प्याज तो मुख्यतः आपके बिहार में हर एक जगह खेती की जाती है, परंतु अगर आमदनी लेनी है, पैसे को बढ़ाना है, तो आपको खरीफ प्याज की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। खरीफ प्याज में किसान भाइयों आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए इसका बिचड़ा जो सीडलिंग होती है वह तैयार करनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सर्वप्रथम किसान भाई अगर पहले पूर्व में भी अगर बिचड़ा तैयार करके रखते हैं, जैसे कि अप्रैल माह में अगर वो इसका सीडलिंग तैयार करके इसको रख दें और फिर वो जुलाई अगस्त महीने में इसका प्रतिरोपण करें, तो यह भी एक बहुत ही लाभकारी हो सकता है। परंतु अगर जुलाई माह में हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए प्रमुख प्रभेद जो हैं वह नासिक 53, एग्री फाउंड डार्क रेड, पटना नासिक रेड, उसके बाद आपको अर्का प्रगति, अर्का कल्याण, यह सब प्रमुख प्रजाति है। इसके बाद एरिस्टो, हाइब्रिड में एरिस्टो और अपसार एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसके लिए किसान भाइयों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मिट्टी जो होनी चाहिए वह सैंडी लोम मिट्टी हो तो बहुत ही उपयुक्त होगी और इसका पीएच जो होना चाहिए वह 6.5 से 7.5 अर्थात न्यूट्रल पीएच क्षारीय मिट्टी होना अनुपयुक्त है। इसके लिए जो मिट्टी हो वह दोमट और बलुई मिट्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रभेद का भी ख्याल रखें और इसमें जो सीडलिंग तैयार करते हैं इसके लिए आप थोड़ा सा ज़मीन तल से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा बेड 3x1 का बेड बनाएं और उस बेड पे प्रति हेक्टेयर जो बीज की मात्रा होगी वह लगभग 10 किलो, क्योंकि रबी महीने में 8 किलो से भी काम चल जाता है, परंतु खरीफ महीने में इसकी बीज की जो मात्रा होती है वह 10 किलो प्रति ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी है। और इसमें आपको किसान भाइयों ध्यान देना पड़ेगा कि इसके साथ ही आप जब सीडलिंग को तैयार कर रहे हैं तो उसको इसमें वर्षा से जल से बचाएं, क्योंकि अगर वर्षा जल का जमाव होगा तो सीडलिंग आपका पैदा नहीं हो पाएगा। तो खरीफ प्याज के लिए यह ध्यान देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। सर, हमारे किसान भाई के जीवन में खरीफ प्याज का क्या महत्व है? खरीफ प्याज का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि जब खरीफ प्याज की हार्वेस्टिंग की जाती है तो वह महीना होता है वह अक्टूबर का, और उस समय हमारे बहुत सारे पर्व त्यौहार रहते हैं जिससे कि प्याज का दाम बहुत ही ऊंचा रहता है। उस समय प्याज हमने पिछले 2 सालों का भी अनुभव प्राप्त किया। उससे पहले 100 रुपये किलो प्याज बिकी है, यही खरीफ महीने में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीना में। तो इसलिए इस महीने में अगर प्याज में किसान ध्यान दें इसकी खेती के लिए, इसमें सबसे पहले खाद वगैरह को भी देने के लिए समुचित मात्रा में वैज्ञानिक ढंग से अगर खाद की मात्रा को ध्यान दें, जैसे कि 200 किलो क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट, इसके बाद 100 किलो एन और 50 किलो पी और 100 किलो पोटास की मात्रा, साथ में 25 किलो सल्फ़र की भी मात्रा को दें, जिससे कि
समुचित मात्रा में प्याज की खेती की जा सकती है। और इसमें प्याज का इस समय में जब हार्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम किसान भाइयों को इसमें 20 रुपये से कम उनके खेतों से प्याज की उठाव नहीं होगी, जिससे कि इसमें प्रति एकड़ अगर हम लागत की बात करें तो 7 से 8 रुपये प्रति एकड़ की लागत पड़ती है किसान भाइयों, क्योंकि यह बरसात का महीना होता है और इसमें पानी अगर जल जमाव हो जाते हैं तो किसानों को नुकसान की भी संभावनाएं अधिक रहती है। तो किसान भाई इसको नुकसान को देखते हुए आप इसमें पानी, खेत में पानी ना लगे, खेतों का इस पानी का हमेशा निकास करते रहें, खेत हमारा उर्वरक उत्पन्न रहे। और इसमें अगर ज़्यादा पानी लगने की संभावना हो तो मल्चिंग की संभावनाओं को भी रख सकते हैं, जिससे कि हमेशा तरी नमी बनी रहेगी और इससे कि ये हमारा प्याज जो है अच्छा तरीके से बैठेगा। जब प्याज हो जाए उस समय किसान भाई इसके कंद को ऊपर से दबा दें, जिससे कि प्याज को बैठने में बहुत ही सुविधापूर्वक होगी और प्याज के कंद अच्छे बैठेंगे। और इसके बैठने से पहले आप जब प्याज 60 दिन का हो जाए और प्याज जब 90 दिनों का हो जाए उस समय मैलिक हाइड्राजाइड का छिड़काव अगर हम करते हैं तो प्याज में बहुत ही उपयुक्त होते हैं। और किसान भाई इसमें देखना पड़ेगा कि प्याज के जो बीमारी हैं उसका भी खास ख्याल रखना पड़ता है। प्याज में एक मृदु गलन नाम की बीमारी पाई जाती है, जिसको आप रोकने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 एकड़ में कम से कम 600 लीटर पानी का 1 हेक्टेयर में 600 लीटर पानी का उपयोग करें, तब किसान भाई इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। साथ ही प्याज में खरपतवार नियंत्रण को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई क्यूजोलोफॉस या ऑक्सीफ्लोरोफिन यह इसका उपयोग करें 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, जिसमें कि प्रति हेक्टेयर पानी 700 लीटर के आसपास हो। तो किसान भाई इस तरह से आप अगर वैज्ञानिक तरीके को अपनाएंगे तो आपकी अच्छी प्याज की फसल प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ में जो प्याज का उत्पादन होता है वह लगभग 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की प्राप्त की जा सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से अच्छे तरीके से करें तो हम 350 से 400 भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई अगर खरीफ प्याज की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आमदनी की बहार रहेगी। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को खरीफ प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, और हम आशा करते हैं कि आप खरीफ प्याज की खेती करें और अपनी उन्नति में अग्रसर हों। धन्यवाद। कुछ ऐसी ही नई जानकारियां, नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर बरूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। उखाड़ नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें।
नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े।